मायके में भाइयों की दादागिरी वर्सेस ससुराल में देवरों का लाड़ प्यार। बोल, मेरे पैसे कहाँ हैं? आजकल इसे चोरी की भी आदत लग गई है। भैया, मैंने चोरी नहीं की है, सच में। मैं क्या करूंगी पैसों का? भैया एक और थप्पड़ लगाओ इसे, तब बोलेगी यही। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मोहन पल्लवी के और थप्पड़ मारने जाता है, तभी मोहन की माँ वहाँ आ जाती है। क्या हो गया बेटा? अब क्या किया इस लड़की ने? आजकल ये चोरी भी करने लगी है। माँ, मेरे पर्स से 1000 रुपए गायब हैं, इसी ने चुराए हैं। अरे बेटा माफ करना, मैंने ही बिना बताए तेरे पर्स से पैसे लिए थे। मुझे कुछ सामान लाना था इसलिए। नीलिमा की बात सुनकर मोहन और प्रणव चुप हो जाते हैं, लेकिन पल्लवी की आंखों में आंसू भरे रहते हैं। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। वो रोते हुए अपनी ताई जी के पास जाती है। ताई जी देखो ना, भैया ने मुझे इतना जोर से थप्पड़ मार दिया। मैंने सच में चोरी नहीं की थी, बिना जाने समझे मुझे मारने लगे। चोरी नहीं की तो क्या कर नहीं सकती? चल निकल यहाँ से। बड़ी आई थप्पड़ की शिकायत करने वाली। लड़कियां अगर शुरू से कंट्रोल में ना रखो तो सिर पर चढ़ जाती हैं। लेकिन ताई जी, मेरी कोई गलती भी तो नहीं थी। अरे गलती नहीं थी तो क्या हुआ? भाई हैं तेरे, 2 थप्पड़ मार भी दिए तो आसमान नहीं टूट पड़ा। पल्लवी रोती हुई अपनी माँ मीरा के पास जाती है। मीरा रसोई में बैठकर सब्जी काट रही होती है। मम्मी देखो ना, भैया ने फिर से मारा मुझे। बिना गलती के सबके सामने थप्पड़ मार दिया। तो क्या हुआ? भाई है, मार सकता है। अब हर छोटी छोटी बात लेकर रोती रहेगी क्या? मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया था। अच्छा बस कर, ये ले सब्जी और जा खाना बना। दिन भर रोना ही आता रहता है तुझे। पल्लवी चुपचाप सब्जी लेकर रसोई में चली जाती है। आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और वो खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। घर के सारे लोग खाने के लिए आ जाते हैं। चलो भाई, जल्दी खाना परोस दो, बहुत भूख लगी है। जी ताऊ जी। जैसे मोहन खाना खाने लगता है, उसके मुंह में कंकड़ आ जाता है। वो तुरंत गुस्से में प्लेट पटक देता है। ये क्या बनाया तूने? खाने में कंकड़ आ रहा है, अंधी हो गई है क्या? भैया, इसे काम करना आता ही नहीं है, बस दिन भर रोती रहती है। इस जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है। कल चोरी कर रही थी, आज दांत तोड़वाने पर लगी हुई है। भैया गलती से रह गया होगा, मैं अभी कुछ और बना देती हूँ। हर बार यही बोलती है तू। इतना कहकर मोहन पल्लवी को जोर का थप्पड़ मार देता है। पल्लवी लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती है। ठीक ही तो किया। अभी से सुधर जाएगी तो ससुराल में जाकर नाक नहीं कटवाएगी। वहाँ तो कोई बोलेगा भी नहीं इसे। अरे बेटियों को ज्यादा सिर पर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। जितना दबा कर रखो उतना अच्छा है। पल्लवी चुपचाप आंसू पोंछती है और फिर से रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। अगले दिन सुबह पल्लवी पूरे घर का काम कर रही होती है। कभी झाड़ू लगाती, कभी बर्तन धोती, कभी कपड़े साफ करती। तभी उसकी सहेली का फोन आता है। हेलो पूजा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? कॉलेज क्यों नहीं आ रही है आजकल? घर वाले बहुत काम करवाते हैं इसलिए। तभी मोहन वहाँ आ जाता है। जब देखो तब खी करती रहती है फोन पर। कोई काम धंधा नहीं है क्या? फोन रख और कमरे में जा। लड़कियों को ज्यादा फोन पर बातें करना अच्छा नहीं लगता। पल्लवी तुरंत फोन काट देती है और चुपचाप कमरे में चली जाती है। एक दिन पूजा पल्लवी को ग्रुप स्टडी के लिए बुलाने उसके घर आती है। आंटी, मैं और पल्लवी ग्रुप स्टडी करेंगे। अगले हफ्ते टेस्ट है। ले जाए से, यहाँ भी बस काम ही करती रहती है। मम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगी। पल्लवी पहली बार थोड़ा खुश होकर घर से बाहर निकलती है। वो पूजा के घर जाकर पढ़ाई करने लगती है। बीच बीच में दोनों हंस भी रही होती हैं। यार तेरे भाई तो बहुत खतरनाक है, मुझे तो उनसे डर लगता है। क्या करूं, हर बार डांटते हैं। इतना कंट्रोल भी अच्छा नहीं होता। तभी मोहन घर आता है और पल्लवी को ना देखकर गुस्से में पूछने लगता है, पल्लवी कहाँ गई? वो पूजा के घर ग्रुप स्टडी करने गई है। अभी से इतनी छूट दे रहे हो आप लोग? लड़कियों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जितना दबा कर रखो उतना अच्छा है, नहीं तो बाद में मुंह काला करके आएंगी। अरे पढ़ने ही तो गई है बेटा। मुझे सब पता है पढ़ाई के नाम पर क्या होता है। इतना कहकर मोहन गुस्से में पूजा के घर पहुंच जाता है। वहाँ पल्लवी और पूजा किताब लेकर बैठे होते हैं और हंसते हुए पढ़ाई कर रहे होते हैं। और पढ़ाई हो रही है यहाँ? ग्रुप स्टडी चल रही है? भैया हम सच में पढ़ रहे थे। भैया सच में पढ़ाई ही कर रहे थे हम लोग। तुम बीच में मत बोलो। लेकिन आप लोग पल्लवी पर बहुत दादागिरी दिखाते हो। वो डर डर कर रहती है हमेशा। ओहो, अब तू हमें सिखाएगी? बहुत जुबान चल रही है तेरी। हमें दादागिरी दिखाने वाली बोल रही है? बोलने की तमीज नहीं है तुम लोगों में? मोहन गुस्से में पल्लवी की चोटी पकड़ लेता है। भैया छोड़ो, दर्द हो रहा है।
चल घर, बहुत आजादी मिल गई है तुझे। मोहन जबरदस्ती पल्लवी को बाइक पर बिठाकर घर ले आता है। घर पहुंचते ही उसे एक कमरे में धक्का दे देता है। देखो माँ, इसकी हरकतें ग्रुप स्टडी का बहाना बनाकर मजे से बैठकर खा रही थी और गप्पे लड़ा रही थी। कहीं जाने देने की जरूरत नहीं है इसे। मैंने पहले ही कहा था लड़कियों को ज्यादा छूट मत दो। इसे फोन और बाहर दोनों जाना बंद कर दो। अब घर से काम करेगी बस, पढ़ाई लिखाई बाद में देखेंगे। धीरे धीरे पल्लवी की जिंदगी और मुश्किल होती जाती है। चारों भाई हर बात पर उसे डांटते मारते और अपनी दादागिरी दिखाते। एक दिन पल्लवी झाड़ू लगा रही होती है, तभी निखिल पानी का गिलास टेबल पर रखकर चला जाता है। गलती से गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। तूने मेरे गिलास तोड़ दिया? नहीं भैया, मैंने नहीं तोड़ा। झूठ भी बोलते हो ऊपर से। निखिल उसे जोर से धक्का दे देता है। इसे ना हर बात पर सबक सिखाना पड़ता है। दीदी को तो हर दिन डांट पड़ती है। मैंने सच में कुछ नहीं किया। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एक दिन पल्लवी की सहेली फिर से उससे मिलने आती है। पल्लवी तो ठीक है ना? तेरे भाई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मुझे तो अब डर लगने लगा है उनसे। तभी मोहन वहाँ आ जाता है। क्या बोल रही थी तू? कुछ नहीं भैया। देख लड़की, हमारे घर के मामलों में ज्यादा मत बोला कर। मैं तो बस पल्लवी की दोस्त हूँ। दोस्त कम और वकील ज्यादा लग रही है। पूजा डरकर वहाँ से चली जाती है। पल्लवी उदास होकर खड़ी रह जाती है। एक दिन दोपहर में पल्लवी छत पर कपड़े सुखाने जाती है। गर्म हवा चल रही होती है। सामने वाली छत पर एक लड़का एक्सरसाइज करने आता है। पल्लवी उसकी तरफ देखती भी नहीं है और अपने काम में लगी रहती है। तभी नीचे से चिराग की नजर छत पर पड़ती है। ऊपर क्या कर रही है? सामने लड़का खड़ा है। कुछ ही देर में चारों भाई छत पर पहुंच जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? सामने लड़का खड़ा है और तू यहाँ कपड़े सुखा रही है। मैं तो बस कपड़े सुखाने आई थी। शर्म नहीं आती तुझे? आजकल तेरी हरकतें बहुत खराब हो गई हैं। मैंने कुछ नहीं किया भैया। बहुत बढ़ावा मिल गया है तुझे। मोहन गुस्से में पल्लवी को जोर का थप्पड़ मार देता है। अगली बार छत पर दिखी ना तो अच्छा नहीं होगा। लड़कियों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मैं सच बोल रही हूँ। बस चुप, नीचे घर के अंदर जा। पल्लवी रोती हुई नीचे चली जाती है। नीचे मीरा, केशव और नीलिमा बैठे होते हैं। क्या हुआ अब? सामने लड़का खड़ा था और ये छत पर खड़ी थी। आजकल की लड़कियां हाथ से निकलते देर नहीं लगती। अच्छा है तुम लोग इसे कंट्रोल में रखते हो। बेटियों को ज्यादा खुली छूट नहीं देनी चाहिए। आखिर ससुराल भी तो जाना है इसे। वहाँ जाकर अगर नाक कटाई तो लोग हमें ही बोलेंगे। पल्लवी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। घर में कोई भी उसकी तकलीफ समझने वाला नहीं था। चारों भाई हर समय उसे कंट्रोल में रखते, डांटते और मारते रहते थे। वहीं घर वाले हमेशा बेटों का साथ देते और पल्लवी को ही गलत ठहराते रहते। कुछ दिनों बाद घर में रिश्तेदारी की शादी थी। घर के सभी लोग शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। पल्लवी भी चुपचाप एक साधारण सा सूट पहनकर तैयार हो रही थी। उसके गाल पर पुराने थप्पड़ का हल्का निशान अभी भी दिखाई दे रहा था। ज्यादा सजने संवरने की जरूरत नहीं है। बस चुपचाप चलना और वहाँ कोई ड्रामा मत करना। जी मम्मी। शादी में पहुंचने के बाद सारे लोग अपने अपने रिश्तेदारों से मिलने लगते हैं। वहीं पल्लवी के कुछ कजन्स डांस कर रहे होते हैं। अरे पल्लवी, तू वहाँ अकेली क्यों खड़ी है? चल हमारे साथ डांस कर। नहीं दीदी, अगर भैया ने देख लिया तो बहुत डांटेंगे। अरे शादी में थोड़ा बहुत डांस करना कौन सा गुनाह है? चल आजा। काफी कहने पर पल्लवी धीरे धीरे उनके साथ डांस करने लगती है। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है। तभी उसके एक कजन की नजर उसके गाल के निशान पर पड़ती है। अरे पल्लवी, तेरे चेहरे पर निशान कैसा है? किसी ने मारा है क्या? नहीं दीदी, वो बस ऐसे ही लग गया। सच बता, तेरे भाई लोग फिर से तुझे परेशान कर रहे हैं ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तभी पीछे से मोहन, निखिल, प्रणव और चिराग वहां आ जाते हैं। चारों पल्लवी को डांस करते देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वाह, यहाँ नचनिया बनकर नाच रही है तू। यही संस्कार दिया हमने तुझे। भैया छोड़ो, दर्द हो रहा है। पूरे खानदान के सामने नाच रही है बेशरम। अभी से ये हाल है, आगे जाकर पता नहीं क्या करेगी। अरे चले यहाँ से, पूरे खानदान के साथ मिट्टी में मिला रही है। चारों भाई सबके सामने पल्लवी को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। शादी में मौजूद लोग बस देखते रह जाते हैं। इतने लोगों के सामने लड़की की ऐसी बेइज्जती कौन करता है? बेचारी हमेशा डरी हुई रहती है। शादी में वापस पहुंचते ही मीरा और केशव भी पल्लवी को डांटना शुरू कर देते हैं। यही करने आई थी शादी में, नाचने कूदने। बेटियों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया था पापा। आप लोग इसे जितना सिर चढ़ाओगे उतना ही बिगड़ेगी। रात को घर आकर पल्लवी अपने कमरे में बैठकर बहुत रोती है। दूसरी तरफ उसके चारों भाई छत पर बैठकर शराब पी रहे होते हैं। आज तो मजा आ गया। शादी में सबके सामने उसकी हालत खराब कर दी। और करनी भी चाहिए, ज्यादा उड़ने लगी थी। लड़कियों को हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ता है। तभी पल्लवी पानी लेने छत पर आती है और उन्हें नशा करते हुए देख लेती है। भैया,
आप लोग शराब पी रहे हो? तुझे किसने बुलाया यहाँ? चले गए यहाँ से। ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे जाकर किसी को बताया ना तो अच्छा नहीं होगा। पल्लवी डरकर तुरंत नीचे चली जाती है। कुछ दिनों बाद पल्लवी बाजार से लौट रही होती है, तभी उसकी नजर मोहन पर पड़ती है। मोहन मोहल्ले के एक बदनाम आदमी के साथ खड़ा होता है। वो आदमी चुपके से मोहन को कोई छोटा सा पैकेट देता है। ये भैया क्या ले रहे थे? कुछ गलत तो नहीं? लेकिन डर की वजह से पल्लवी कुछ बोल नहीं पाती। एक दिन पल्लवी अपनी सहेली के साथ गोलगप्पे खाने गई होती है। काफी दिनों बाद वो थोड़ा खुश दिखाई दे रही होती है। तभी सामने से निखिल, मोहन, चिराग और प्रणव कुछ लड़कियों के साथ घूमते हुए आते हैं। भैया लोग लड़कियों के साथ? तभी मोहन की नजर पल्लवी पर पड़ जाती है। बड़ी जीभ चटोरी हो गई है तू, यहाँ खड़ी होकर गोलगप्पे खा रही है। भैया बस ऐसे ही। अगर मम्मी पापा को बताया ना कि हमने यहाँ देखा है तुझे तो जान ही ले लेंगे तेरी। और जो तूने हमें यहाँ देखा है वो भी भूल जा। चल निकल यहाँ से। पल्लवी डरकर वहां से चली जाती है। अब उसे समझ आने लगा था कि उसके भाई खुद कितनी गलत हरकतें करते हैं, लेकिन उसे सिर्फ दबा कर रखना चाहते हैं। उसी रात चारों भाई कमरे में बैठे बातें कर रहे होते हैं। इसकी शादी जल्दी करवा दो, नहीं तो एक दिन हमारी सारी पोल खोल देगी। सही बोल रहा है, ससुराल जाएगी तो वहां भी दबकर रहेगी। वहां भी थप्पड़ और घूंसे पड़ेंगे, तब समझ आएगा इसे। अरे जितनी जल्दी हो सके रिश्ता ढूंढो इसका। कुछ दिनों बाद चारों भाई अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं। अरे भाई, हमेशा तुम लोग हमसे पार्टी लेते हो, आज हमारी तरफ से पार्टी कब दोगे? अरे पार्टी होगी और शहर के सबसे मशहूर क्लब में होगी, बस इंतजाम हो जाने दो। उसी रात प्रणव और चिराग चुपके से मीरा की अलमारी खोलते हैं। जल्दी कर, कोई आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे मिल गई, अब पार्टी फुल ऑन होगी। अगले दिन दोनों कंगन बेच देते हैं और दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करते हैं। शाम को घर में हंगामा मच जाता है। मेरी अलमारी से सोने के कंगन गायब है। क्या? मुझे तो शुरू से इस पर शक था। इसकी हरकतें आजकल ठीक नहीं चल रही हैं। मैंने कुछ नहीं लिया। झूठ मत बोल, पहले भी चोरी के चक्कर में पकड़ी गई थी। आज कंगन बेचकर खा गई, कल पता नहीं क्या करेगी। अभी इसकी शादी कर दो, इससे पहले कि ये और बदनामी करवाए। घर वाले तुरंत पल्लवी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद राघव का रिश्ता आता है। राघव के 4 छोटे भाई होते हैं, नमन, करण, सौरभ और शिवम। अच्छा है, इतने सारे देवर हैं, वहां जाकर ये आराम से कंट्रोल में रहेगी। वहां इसे अच्छे से समझ आएगा जिंदगी क्या होती है। कुछ दिनों बाद पल्लवी की शादी कर दी जाती है। विदाई के समय भी उसके भाई बस औपचारिकता निभाते हैं। वहाँ जाकर अपने ससुराल वालों की इज्जत रखना। जी मम्मी। शादी के बाद जैसे ही पल्लवी अपने ससुराल पहुंचती है, उसकी गाड़ी घर के सामने रुकती है। पल्लवी घबराई हुई बैठी होती है। तभी सबसे छोटा देवर शिवम दौड़कर आता है और गाड़ी का दरवाजा खोलता है। अरे भाभी माँ, धीरे से उतरना, टेंशन मत लो, हम सब हैं ना आपके साथ। पल्लवी हैरानी से उसे देखने लगती है। तभी सौरभ आगे बढ़कर उसका भारी लहंगा संभालता है। भाभी माँ आराम से चलिए, आपका लहंगा नीचे लग जाएगा, इसलिए पकड़ लिया। जी धन्यवाद। तभी करण चावल का कलश लेकर आता है। भाभी माँ, ये चावल का कलश है, आप इसे पैसे गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। वहीं नमन आरती की थाल लेकर आता है। अरे माँ जल्दी आइए, हमारी भाभी माँ का गृह प्रवेश करवाइए। खुश रहो बहू, इस घर में हमेशा हंसी लेकर आना। शिवम और सौरभ रंग वाली थाल लेकर आते हैं। भाभी माँ, इसमें पैर रखकर अंदर आइए, आपके पैरों के निशान से घर शुभ हो जाएगा। पल्लवी की आंखें नम हो जाती हैं। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि पहली बार कोई आदमी उसके साथ इतनी इज्जत और प्यार से पेश आ रहा है। अरे डरिए मत पल्लवी, अब ये आपका घर है। जी। कुछ देर बाद संदूक खोलने की रस्म होती है। उसमें सास के लिए ढेर सारे कपड़े और सामान निकाला जाता है। तभी चारों देवर मजाक करने लगते हैं। अरे भाभी, हमारे लिए कुछ नहीं लाई? अरे नंद नहीं है तो क्या देवरों का भी हक नहीं बनता? मुझे तो लगा था भाभी माँ मेरे लिए ढेर सारी चीजें लाएंगी। पल्लवी थोड़ा उदास हो जाती है। आपके लिए इतने कपड़े आए हैं, अगर आप कहो तो उसमें से कुछ कपड़े देवर जी को दे दो। अरे क्यों नहीं, ये सब अपने ही तो हैं, आराम से दे दो। पल्लवी 4 जोड़ी कपड़े निकालकर अपने देवरों को देती है। वाह भाभी माँ, मजा आ गया, हमारी भाभी सबसे बेस्ट है। अब मैं कल ही ये कपड़े पहनूंगा। अगले दिन पल्लवी की पहली रसोई थी। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है। उसके कपड़े पहले से प्रेस करके रखे होते हैं। भाभी माँ आप नहा लो, कपड़े हमने निकाल कर प्रेस कर दिए हैं। तुम लोगों ने? हाँ भाभी माँ, पहले रसोई है आपकी, आपको कोई टेंशन नहीं होने देंगे। पल्लवी नीचे रसोई में आती है तो वहाँ का नजारा देखकर चौंक जाती है।
अरे भाभी, माँ मैंने आपके लिए शानदार आटा गूंथ दिया है और मैं दूध गर्म कर रहा हूँ और मैं हलवे के लिए रवा भून रहा हूँ और मैं बर्तन निकाल रहा हूँ। आप लोग इतना काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप हमारी भाभी माँ हो। इस घर में काम सब मिलकर करते हैं। देवर जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि हर घर एक जैसा नहीं होता। कहीं भाई दादागिरी दिखाते हैं तो कहीं देवर अपनी भाभी को माँ के जैसा सम्मान देते हैं। अरे भाभी माँ, आज की पहली रसोई हम सब मिलकर बनाएंगे। देखो भाभी, मैंने आटा कितना सॉफ्ट गूंथा है। मम्मी भी मेरी बहुत तारीफ करती हैं। और मैं सारी सब्जियां काट चुका हूँ। अब आप आराम से मसाले तैयार कर लो। भाभी माँ, आप ज्यादा काम मत करो। पहली रसोई में आपको थकने नहीं देंगे। आप लोग इतना सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप हमारी भाभी माँ हो। इस घर में कोई अकेले काम नहीं करता। पल्लवी की आंखें भर आती हैं। वो पहली बार महसूस कर रही थी कि कोई उसके काम को अपना काम मान रहा है। कुछ देर बाद सब मिलकर खाना तैयार कर लेते हैं। शिवम और सौरभ मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगते हैं। भाभी माँ, आप बैठो, आज टेबल लगाने का काम हमारा है। और हाँ, आज अगर खाना स्वादिष्ट हुआ ना तो एक्स्ट्रा मिठाई मांगूंगा। अच्छा जी। थोड़ी देर बाद पूरे घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। पल्लवी घबराती हुए सबको खाना परोसती है। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने। सच में पल्लवी, दाल और हलवा दोनों बहुत अच्छे बने हैं। भाभी माँ, अब तो रोज ऐसा ही खाना चाहिए और अगर ऐसा खाना मिलेगा ना तो मैं रोज 2 प्लेट ज्यादा खाऊंगा। पल्लवी की आंखों में खुशी आ जाती है। उसके मायके में कभी किसी ने उसके हाथ के खाने की तारीफ नहीं की थी। तभी चारों देवर अपने गिफ्ट लेकर आते हैं। भाभी माँ, ये मेरी तरफ से मैंने आपके लिए हेयर क्लिप खरीदी है और ये छोटा सा बैग मेरी तरफ से। कॉलेज जाते वक्त देखा था तो लगा कि आपको पसंद आएगा। और ये चूड़ियां मैंने लिया आपके लिए और ये सैंडल मेरी तरफ से। मेरे लिए? आप लोगों ने इतना सब क्यों लिया? क्योंकि हमारी भाभी पहली बार घर आई हैं। पल्लवी की आंखों में खुशी के आंसू निकल आते हैं। शाम का समय था। पूरे दिन के काम के बाद पल्लवी थोड़ा थक गई होती है। तभी शिवम कमरे में आता है। अरे भाभी माँ, नीचे आइए ना, आपको एक चीज दिखानी है। क्या हुआ शिवम? शिवम उसे हॉल में लेकर आता है जहाँ एक बड़ा बॉडी मसाजर रखा होता है। अरे भाभी माँ, इस पर बैठिए, बहुत आराम मिलता है इसमें। नहीं नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ। अरे बैठिए ना, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। आज पूरा दिन आपने काम किया है, थोड़ा रिलैक्स भी कर लीजिए। चारों देवर प्यार से पल्लवी को मसाजर पर बिठा देते हैं। मशीन चालू होते ही उसकी बॉडी रिलैक्स होने लगती है। अरे, ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ देखा भाभी माँ, मैंने कहा था ना। पल्लवी पहली बार खुद को इतना पैम्पर महसूस कर रही थी। अगले दिन सुबह पल्लवी साड़ी पहन रही होती है, लेकिन उसकी साड़ी में पिन नहीं लग पा रही होती। तभी शिवम वहाँ आ जाता है। भाभी माँ, मैं मदद कर दूं? तुम? अरे, मैं मम्मी की साड़ी में भी पिन लगाता था। बचपन से उनकी प्लेट्स बनाता आया हूँ, आप टेंशन मत लो। अच्छा। शिवम बड़े ध्यान से उसकी साड़ी के प्लेट्स ठीक करता है और फिर पिन लगा देता है। हो गया भाभी माँ, अब आप बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। भाभी माँ शब्द सुनकर पल्लवी के चेहरे पर अलग ही मुस्कान आ जाती है। थैंक यू शिवम। कुछ दिनों बाद नमन इंटरव्यू देने जाने वाला होता है। भाभी माँ, पता नहीं इंटरव्यू कैसा जाएगा। अरे टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। पहले ये शर्ट ठीक से पहन लो। पल्लवी उसकी कॉलर ठीक करती है और टाई सही करती है। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस से बात करना और जो पूछा जाए उसका जवाब आराम से देना। जल्दी जल्दी मत बोलना। सच बताऊं भाभी माँ, आपसे बात करके मेरा आधा डर खत्म हो गया। अरे अब तो नमन का इंटरव्यू पक्का क्लियर हो गया। दूसरी तरफ सौरभ कॉलेज की एक प्रोजेक्ट फाइल को लेकर परेशान बैठा होता है। भाभी माँ, यह अकाउंट्स वाला प्रोजेक्ट समझ ही नहीं आ रहा है। लाओ, मैं समझाती हूँ। पल्लवी उसे आराम से पूरा प्रोजेक्ट समझाती है। अरे वाह भाभी माँ, आपने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। वहीं शिवम की स्कूल से शिकायत आती है। शिवम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, टीचर का फोन आया था। मैं समझ नहीं आती मुझे। कोई बात नहीं, आज से मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। रात को पल्लवी शिवम को पढ़ाने बैठती है। भाभी माँ, आप बहुत अच्छे से समझाती हो। अब अच्छे नंबर भी लाने होंगे। धीरे धीरे पूरा घर पल्लवी से जुड़ने लगता है। कभी कोई उसके लिए नाश्ता लेकर आता तो कभी कोई उसके लिए चाय बना देता। एक दिन पल्लवी पूरे दिन काम करके थक जाती है। रात को वो कमरे में बैठी होती है। तभी करण और सौरभ उसके हाथ पैर दबाने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? भाभी माँ, पूरे दिन काम करती हो, थोड़ा आराम भी जरूरी है। और वैसे भी मम्मी के भी हाथ पैर दबाते हैं हम लोग। तभी दरवाजे पर मोहन, प्रणव, निखिल और चिराग आ जाते हैं।
ये क्या हो रहा है यहाँ? आदमी होकर इसके हाथ पैर दबा रहे हो? मर्दों का ये काम नहीं होता। लगता है तुम लोगों ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। अरे वो हमारी भाभी माँ है, हम करेंगे उनकी सेवा। इस घर में औरतों की इज्जत की जाती है। अरे बहुत लाड प्यार दे रहे हो इसे। प्यार और सम्मान देना गलत नहीं होता। माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। हम तो बस सामान लेने आए थे, मम्मी ने आम भेजे हैं, आम का सीजन है ना इसलिए। धन्यवाद भैया। चारों भाई वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि पल्लवी को इस घर में इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है। अगले दिन पल्लवी कपड़े धो रही होती है, तभी सौरभ मशीन से कपड़े निकालने लगता है। अरे भाभी माँ, आप बाकी काम करो, मैं ये कपड़े छत पर डाल देता हूँ और मैं सूखे कपड़े उतार लाता हूँ। और झाड़ू पोछा मैं कर दूंगा। अरे तुम लोग इतना काम क्यों करते हो? क्योंकि घर सबका है तो काम भी सबका हुआ ना। कुछ दिनों बाद पल्लवी को शॉपिंग के लिए जाना होता है। भाभी माँ चलो ना, आज आपको नई साड़ी दिलवाते हैं और मुझे गोलगप्पे भी खाने हैं। चारों देवर पल्लवी को लेकर मार्केट चले जाते हैं। रास्ते में मोहल्ले की औरतें बातें करने लगती हैं। इसके देवर को ज्यादा ही केयर नहीं करते। हाँ, आजकल कौन मर्द इतना करता है भाभी के लिए? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। तभी वहाँ से मोहन गुजर रहा होता है, ये सब सुन लेता है और खुद भी आग में घी डालने लगता है। अरे क्या बताऊं, हमें भी कुछ अजीब लगता है, तभी तो इतने लाड प्यार करते हैं। नहीं तो कौन सा मर्द किसी औरत को इतनी केयर करता है। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें फैलने लगती हैं, लेकिन जैसे ये बातें देवरों तक पहुंचती हैं, वो तुरंत जवाब देते हैं। ज्यादा बातें मत फैलाइए, वो हमारी भाभी माँ है। हर रिश्ते को गलत नजर से देखना बंद कीजिए। माँ जैसी इज्जत देते हैं हम उन्हें। भाभी माँ के बारे में कुछ गलत बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी अपने ससुराल में खुश रहने लगी थी। राघव उसका बहुत ध्यान रखता, सुलोचना उसे बेटी की तरह प्यार देती और चारों देवर हर काम में उसका साथ देते। लेकिन उधर मायके में उसके चारों भाई गलत रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे। एक दिन निखिल, मोहन, प्रणव और चिराग अपने पिता के कागज चुपके से निकालते हैं। जल्दी साइन करवाओ, पापा को पता भी नहीं चलेगा कि घर हमारे नाम हो रहा है। बाद में आराम से बेच देंगे, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी और नशे के लिए भी पैसों की टेंशन नहीं रहेगी। चारों भाई चोरी से घर अपने नाम करवा लेते हैं। कुछ महीनों बाद पैसों की जरूरत पड़ने पर वो सभी वही घर बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें ड्रग्स की बुरी लत लग चुकी थी। लेकिन घर वालों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। मेरे बेटे कितना ध्यान रखते हैं हमारा। हाँ, चार बेटे हैं मेरे। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी अपने ससुराल में धीरे धीरे एक नई जिंदगी जीना सीख रही थी, जहां उसे पहली बार प्यार, सम्मान और अपनापन मिल रहा था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। पल्लवी अब अपने ससुराल में बहुत खुश रहने लगी थी। राघव उसका बहुत ध्यान रखता था। सुलोचना उसे बेटी जैसा प्यार देती थी और चारों देवर हर समय उसकी मदद करते थे। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक परिवार मिला हो, जहाँ उसे इज्जत और अपनापन दोनों मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसके मायके में हालत धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे थे। निखिल, मोहन, चिराग और प्रणव ड्रग्स की लत में पूरी तरह से डूब चुके थे। एक रात चारों भाई मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठे ड्रग्स ले रहे होते हैं। जल्दी दे यार, आज बहुत टेंशन हो रही है। अरे अब तो मजा इसी में आता है और पैसे की भी कोई टेंशन नहीं है, घर बेचकर जो पैसे मिले हैं। पापा को तो अभी तक पता भी नहीं चला कि घर हमारे नाम करके बेच दिया। तभी अचानक वहां पुलिस आ जाती है। हाथ ऊपर करो साहब, काफी दिनों से तुम लोगों की शिकायत मिल रही थी। साहब, हमने कुछ नहीं किया। अरे ड्रग्स लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हो और बोल रहे हो कुछ नहीं किया। पुलिस चारों भाइयों को पकड़कर थाने ले जाती है। अगले दिन पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाती है। घर पर पुलिस पहुंचती है। साहब, मेरे बेटे कहाँ हैं? आपके चारों बेटे जेल में हैं, ड्रग्स लेते पकड़े गए हैं। क्या ये झूठ है? अरे मेरे बेटा ऐसा नहीं कर सकते। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर के कागज भी इन्होंने चोरी से अपने नाम करवा कर बेच दिए हैं। अब ये घर आपका नहीं रहा। ये सुनते ही मीरा के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिन बेटों पर इतना गर्व था वही हमें सड़क पर ले आए। हे भगवान, मदद करो। कुछ ही देर में घर खाली करवाने लोग आ जाते हैं। मीरा और केशव सड़क पर बैठे रो रहे होते हैं। नीलिमा और रमेश भी शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े होते हैं। हमने पल्लवी को कितना बुरा भला का, हमेशा बेटों का साथ दिया। भगवान ने हमारी आज आंखें खोल दी। वहीं मोहल्ले वाले भी बातें कर रहे होते हैं। बेचारी पल्लवी हमेशा सच बोलती थी। उसके भाई गलत थे और हम लोग भी उसे गलत समझते रहे।
लड़की को हमेशा दबा कर रखा और बेटों को सिर पर चढ़ाया, उसका नतीजा देख लो। आखिरकार मीरा, केशव, नीलिमा और रमेश पल्लवी के ससुराल पहुंचते हैं। उनकी हालत बहुत खराब होती है। कपड़े बिखरे हुए, आंखों में आंसू और चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही होती है। उस समय पल्लवी आंगन में बैठकर शिवम को पढ़ा रही होती है। तभी दरवाजे पर अपने मायके वालों को देखकर चौंक जाती है। मम्मी, पापा, आप लोग यहाँ? अगले ही पल मीरा रोते हुए पल्लवी के पैरों में गिर जाती है। हमें माफ कर दे बेटी, हमने तुझे कभी समझा ही नहीं, हमेशा तुझे गलत ठहराया। मम्मी, ये क्या कर रही हो? उठो प्लीज। नहीं बेटी, आज हमें तेरे सामने सिर झुकाना ही होगा। हमने बेटों के मुंह में अंधे होकर तेरे साथ बहुत गलत किया। बेटा, मैंने तुझे कितने ताने दिए, हर बार तुझे ही गलत बोला। आज समझ आया कि गलती तेरी नहीं हमारी थी। जिस बेटी को बोझ समझते रहे, आज उसी के सामने सहारा मांगने आए हैं। पल्लवी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। प्लीज आप लोग ऐसा मत करो, आप बड़े हो मेरे। नहीं बेटी, हमने तुझे बेटी का प्यार ही कहा दिया, हमेशा बेटों को बढ़ावा दिया और तुझे दबा कर रखा। अब हम लोग बेघर हो गए हैं बेटी, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। तभी राघव, नमन, करण, सौरभ और शिवम भी वहाँ आ जाते हैं। बड़े भैया, भाभी माँ के मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। इन्हें कहीं रहने की जगह चाहिए। हमारे पीछे वाला छोटा घर खाली पड़ा है ना? हाँ बड़े भैया, क्यों ना वो घर इन्हें दे दे रहने के लिए। बिल्कुल, अगर ये भाभी के अपने हैं तो हमारे भी अपने हुए। राघव आगे बढ़कर केशव का हाथ पकड़ता है। पापा जी, आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारा छोटा वाला घर खाली है, आप लोग वहाँ आराम से रहिए। बेटा, तुम हमारे लिए इतना सब करोगे। आपने पल्लवी को जन्म दिया है, आपके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। समझी जी, अब आप लोग अकेले नहीं हैं। ये सुनकर मीरा और केशव फूट फूट कर रोने लगते हैं। जिस बेटी को हमने हमेशा दबा कर रखा, उसी की वजह से आज हमें छत मिल रही है। सच कहते हैं लोग, बेटियां बोझ नहीं होती। पल्लवी अपने माँ पापा को गले लगा लेती है। अब पुरानी बातें भूल जाइए, मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग खुश रहें। वहीं दूर खड़े मोहल्ले वाले ये सब देख रहे होते हैं। देखो, यही फर्क होता है संस्कारों में। जिन बेटों पर इतना घमंड था, उन्होंने सड़क पर ला दिया, और जिस बेटी को ठुकराया उसी ने सहारा दिया। कुछ दिनों बाद मीरा और केशव राघव के दिए छोटे घर में रहने लगते हैं। अब उनके चेहरे पर पहले जैसी अकड़ नहीं, बल्कि पछतावा दिखाई देता है। उधर निखिल, मोहन, चिराग और प्रणव जेल में अपनी गलतियों की सजा काट रहे थे। समय के साथ पल्लवी और उसके देवरों का रिश्ता और भी गहरा होता गया। घर में हर तरफ हंसी खुशी का माहौल रहने लगा था। एक सुबह पल्लवी रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी शिवम चुपके से उसके पास आता है। भाभी माँ, आप कितनी देर से खड़ी हो, पहले ये जूस पी लो। अरे मेरे छोटे देवर जी, इतना ख्याल कौन रखता है भला? हम रखते हैं ना, आप हमारी भाभी माँ हो। तभी सौरभ पीछे से आकर गैस धीमी कर देता है। भाभी माँ, आज ज्यादा काम नहीं, बाकी पराठे मैं सेक देता हूँ। और मैंने सबकी प्लेट्स भी लगा दी है। अरे भाभी माँ, ये आपके लिए मिठाई लाया हूँ। कल इंटरव्यू क्लियर हुआ ना, उसमें आपका आशीर्वाद था। मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है। रात को पल्लवी सबके लिए गर्म दूध बना कर लाती है। ज्यादा देर तक मोबाइल मत चलाना, और शिवम, तुम समय पर सो जाना। देखो भैया, बिल्कुल मम्मी की तरह डांटती हैं। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे घर में अब इतना प्यार और अपनापन आ गया है। सच में, बहू के आने से घर स्वर्ग बन गया। पल्लवी मुस्कुरा देती है। पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि अब यही उसका असली परिवार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।